हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। इसके पहले हमने जो लास्ट लेक्चर था टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसमें हमने डिस्कस किया था एक ओवरव्यू वेरियस टीचिंग मेथड्स का। उसमें हमने डिस्कस किए थे कि 3 तरह के मेन जो मेथड्स होते हैं, पहला लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, दूसरा स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड और तीसरा आता है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड या इंडिविजुअल टीचिंग मेथड। तो इसमें क्या है, इसमें आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। कि जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी है, 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग, तो उनसे किस तरह से डिस्कस करना है, उनको किस तरह से टीच करना है और कौन से वेरियस मेथड्स हैं जो स्मॉल ग्रुप को टीचिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं या जिनका यूज़ किया जाता है। लार्ज ग्रुप के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंडिविजुअलाइज्ड मेथड जो होंगे वो हम फर्दर आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जो कि द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से ही है, उसको लाइक करें और फॉलो करें। और इस वीडियो की प्रेजेंटेशन पीपीटी जो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, आपके पास नोट्स के काम बतौर वो काम आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में एक तो ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार्स, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड्स और ट्यूटोरियल्स, केस स्टडीज, रोल प्ले, सिमुलेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे मेथड्स आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है हमारी ऑडियंस पे और डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम पे। टाइम की डिमांड क्या है, किस तरह का मेथड जो है एक टीचर को यूज़ करना चाहिए किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 9 मेथड। इसमें से केस स्टडी मेथड को डिस्कस नहीं किया है क्योंकि केस स्टडी मेथड जो है वो इंडिविजुअल मेथड में भी आएगा और वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा रिसर्च मेथडोलॉजी की सीरीज में भी केस स्टडी मेथड आता है, तो हम उसको रिसर्च मेथडोलॉजी की सीरीज में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और वो इसमें भी काम आ जाएगा और इंडिविजुअलाइज मेथड में भी काम आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आज ही मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके अपलोड शाम तक कर दूंगा। तो शुरू करते हैं ग्रुप डिस्कशन से। सबसे पहला जो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन मेथड है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड है, वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, फ्यू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जनरली 8 लोग, 6 लोग या 10 लोग। उनको एक टॉपिक दिया जाता है, एक प्रॉब्लम दी जाती है या कुछ एक सिचुएशन दी जाती है, एक केस दिया जाता है, उसके ऊपर वो लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं। और जो क्वायरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। तो इस डिस्कशन में क्या होता है कि उन लोगों का आपसी इंटरेक्शन होता है, आपसी जो है कम्युनिकेशन होता है, और उससे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उनके एनालिटिकल स्किल्स, उनके क्रिटिकल थिंकिंग्स, ठीक है, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी, वो सारी चीज़ें जो है वो असेसर को पता लगती है। मेन एडवांटेज क्या है इसकी, एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है, कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक साथ जो है मिलकर के पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, वो एक दूसरे से भी सीखते हैं और एक दूसरे की बात को क्रॉस कैसे करते हैं वो भी उससे डेवलपमेंट होती है उनकी। और इसके अलावा सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उनमें ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसकी मेन जो डिसएडवांटेज है वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है कंक्लूजन ड्रॉ होने के लिए, ठीक है। और कितनी लंबा डिस्कशन चलेगा इसका कोई वो मतलब हम बोल नहीं सकते कि फ्यू मिनट्स का होगा या नंबर ऑफ मिनट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और कब तक कंक्लूजन ड्रॉ होगा कोई इसमें एस्टिमेशन नहीं होता है, अनलेस और अनटिल जो है पार्टिसिपेंट जो वो टाइम बाउंडेड नहीं है। इसके बाद ये डोमिनेंस ऑफ फ्यू पार्टिसिपेंट, जो लोग उस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, पर्टिकुलर फील्ड्स की, वो लोग इसमें डोमिनेंस होते हैं उनकी, वो लोग ज़्यादा बोलते हैं। बाकी लोगों को जिनको कम नॉलेज होती है लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, उन लोगों की जो है डोमिनेंस कम रहती है। इसके अलावा एक असेसर के लिए डिफ़िकल्ट होता है असेस करना कि किस बच्चे ने, किस स्टूडेंट्स ने कितना ज़्यादा बोला या कितना सही बोला, कितना कम सही बोला। तो उसमें थोड़े से पर्सनल बायास भी आ जाते हैं कहीं पर, या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें जो होता है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं सेमिनार की। सेमिनार मेथड में क्या होता है कि जो या तो इंडिविजुअल स्टूडेंट
या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, डिपेंड करता है। सेमिनार में जनरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, 5-6 लोग क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और उसके टॉपिक के ऊपर जो है जिस पे प्रेजेंटेशन तैयार किया वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की जाएगी, डिलीवर की जाएगी और बाकी जो ऑडियंस होगी वो उसको सुनेगी। इसके बाद जो है जब प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी उस प्रेजेंटेशन के ऊपर जो डिस्कशंस हो सकते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हो सकते हैं और जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ग्रुप है पार्टिसिपेंट्स का, वो जो है उन क्वेरीज को रिजॉल्व जो है वो करेगा। इससे इसके बाद जो ट्रेनी होता है, जो असेसर होता है, ट्रेनर होता है सॉरी, वो उस चीज़ को असेस करता है कि उन्होंने कितना अच्छा प्रेजेंट किया, किस तरह से क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व की। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें जो बच्चों के प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, वो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होती है उनकी। इसके बाद थॉरो डिस्कशन होता है टॉपिक के ऊपर कि पूरी डिटेल में बताया जाता है कि क्या है ये टॉपिक, इसका रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। डिसएडवांटेज इसकी यही है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत जाता है, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, कितना बड़ा टॉपिक है, क्या क्या उसके एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो कवर किए जाने हैं, तो उसी हिसाब से टाइम डिटरमाइन होता है इसका। और इसमें जो ट्रेनर होता है और ट्रेनीज होते हैं उनकी हाई लेवल की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि जो वह स्टूडेंट है उनको भी पूरा पता होना चाहिए सब्जेक्ट का और जो उनका असेसर है उसको भी पूरा पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। बात करें अगर तीसरा मेथड पैनल डिस्कशन का, तो पैनल डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि फ्यू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे। देखिए स्मॉल ग्रुप की बात करें तो उसमें फ्यू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रहेंगे 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग, 3 लोग। तो वो पैनल डिस्कशन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर द एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड। हो सकता है वो उसकी फील्ड के एक्सपर्ट हो या कुछ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हों उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है और वो एक तरह से अपना मत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। उनके जैसे ही उनकी टर्न आती है, पहले एक एक्सपर्ट बोलेगा, फिर दूसरा एक्सपर्ट बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर पहला बोलेगा, इस तरह से जो है वो अपने अपने व्यूज़ जो हैं वो देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैनल डिस्कशन। और इसमें एक टॉपिक होता है, एक मुद्दा होता है, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे ही हमने पैनल डिस्कशन करवाना है तो उसमें 5-6 लोग बैठेंगे, पैनल डिस्कशन हो जाएगा। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसकी कि एक सिंगल स्पीकर एट ए टाइम बोलता है, जिससे क्या होता है टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है, सुनने के लिए भी और बोलने के लिए लोगों को ज़्यादा समझ आता है। मेन इसकी डिसएडवांटेज है कि एक्सपर्ट जो हैं, पैनल एक्सपर्ट जो होते हैं उनका मिलना बहुत रेयर है, वो कम लोग हैं जो पर्टिकुलर फील्ड के जो हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व चाहिए पूरी ऑडियंस। अगर ऑडियंस जो है एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो इस पैनल डिस्कशन का जो है कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता है। इसके बाद बात करें अगर चौथा मेथड तो वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, देखिए सीधा माइंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम या एक टॉपिक जो है वो फ्यू पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है जिसको हम ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो उन पार्टिसिपेंट्स को वो प्रॉब्लम दी जाती है, वो अपना दिमाग उस पर लगाते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, ठीक है, उसमें उसके स्टडी के बारे में डेप्थ एनालिसिस करते हैं। हमारा माइंड के मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि माइंड के घोड़े दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। और वो डिटेल में उसका एनालिसिस करते हैं, मेंटल एनालिसिस, फिर वन बाय वन जो है अपने जो है आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने उस चीज़ से क्या समझा और बाकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अपने आइडियाज़ जो हैं वो वन बाय वन वो रखेंगे। इसके बाद जो है उन सारे आइडियाज़ का इवेल्युएशन किया जाएगा और उनमें से जो एक बेस्ट आइडिया होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा एज ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस तरह से प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक हम इस ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से जो है वो पहुंचते हैं। मेन एडवांटेज क्या है इसकी कि एक तो इससे क्रिएटिविटी जो है स्टूडेंट्स की और पार्टिसिपेंट्स की वो इनकरेज होती है। उनका माइंड क्या सोचता है उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, वो चीज़ पता लगती है और वो मतलब उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे कुछ ना कुछ आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। दूसरी बात आती है लार्जर पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, जब प्रॉब्लम हम देते हैं तो स्टूडेंट्स डेप्थ में जाकर के उसका एनालिसिस करते हैं, बहुत सोचते हैं, ठीक है, और उनको पता है कि मुझे प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचना है, तो लार्ज पार्टिसिपेशन होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इकोनॉमिकल है ये, इकोनॉमिकल का मतलब इसमें एक्सपेंसिव ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट अपने एंड पे काम करेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने जो है वो रिस्पॉन्सेज देगा। डिसएडवांटेज की है कि इट इज़ नॉट ए सिस्टमेटिक मेथड, ये एक सिस्टमेटिक मेथड नहीं है स्टडी का। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन जो सिस्टम है, जो एक्चुअली प्रोसेस है, उस हिसाब से काम नहीं होता है इस मेथड में।
इसके बाद पांचवा मेथड है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स में प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो इंडिविजुअल मेथड में, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स में भी आता है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है। एनवायरमेंटल का मतलब ऐसा नहीं कि प्रकृति से संबंधित है, इसमें मतलब ये है कि एक्चुअल सिचुएशन जो है, जो एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन है या रियल एनवायरनमेंट है, उसमें जाकर के वो सिचुएशन से डील करेंगे पार्टिसिपेंट्स, और उसमें जाकर के जो है वो एक्सप्लोर करेंगे आइडियाज़ को, एक्सप्लोर करेंगे न्यू थिंग्स को, कि वाकई इस फिनोमिना में हो क्या रहा है, उस फिनोमिना को समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। फिर वो प्रोजेक्ट चाहे मार्केटिंग का हो, फिनांस का हो, या आप कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का हो, या किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट या साइंटिफिक सब्जेक्ट का हो सकता है, वो इट डजेंट मैटर, वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, लेकिन उसमें एक्चुअल सिचुएशन क्या है उससे डील करता है पार्टिसिपेंट जो है। अब बात आती है इसके एडवांटेज की, तो इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है स्टूडेंट की। वो मतलब बहुत ज़्यादा सोचता है जब एक्चुअल सिचुएशन से डील करता है। ऑब्वियसली होता है कि जब हम किसी रियल लाइफ सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो हम खुद ही उसका सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन एनालाइज करते हैं। तो सेम इज़ द केस हेयर कि प्रोजेक्ट मेथड में भी स्टूडेंट उसके रियल लाइफ सिचुएशन से डील कर रहा होता है, एक्चुअल फिनोमिना से डील कर रहा होता है, तो उसकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होती है। दूसरी बात यह कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, तो उससे टीम वर्क जो है वो होता है और उनकी टीम बिल्डिंग की हैबिट जो है वो एनकरेज होती है और वो टीम में काम करते हैं। वर्क का डिवीजन होता है और उस हिसाब से वर्क डिवाइड होता है और वो हर एक बंदा जो है वो अपने अपने हिसाब से वो जो है अपना काम करता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जो असेसर है, जो टीचर है, जो ट्रेनर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मॉनिटर करना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि वाकई स्टूडेंट सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है। अगर मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस नहीं होगी तो हो सकता है रिजल्ट आउटकम जो है वो डिफर हो, जो डिज़ायर्ड आउटकम हो उससे। दूसरी बात आती है इसमें एडिशनल रिसोर्सेज वो रिक्वायर्ड हो सकते हैं। जैसे हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपको स्टेशनरी चाहिए हो सकता है आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए हो, तो उसमें आपको पैसे की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, अदर गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। इस तरह से जो है एडिशनल रिसोर्सेज इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। अगर बात करें छठे मेथड की तो वो आता है रोल प्लेइंग। देखिए रोल प्ले सिंपल सा है। रोल प्ले का मतलब है एक ड्रामा। ड्रामा मतलब जिसमें एक सिचुएशन है, उसमें कुछ करैक्टर हैं और उन करैक्टर्स के ऊपर जो है रोल प्ले होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर ड्रामा में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो जो करैक्टर है उसके हिसाब से करैक्टर असाइन किए जाते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को, और उनको एक्ट करने को बोला जाता है उस रियल लाइफ सिचुएशन की तरह। और ये बोला जाता है कि सोचो अगर तुम इस पर्टिकुलर पर्सन की जगह होते तो तुम क्या एक्शन लेते। तो चाहे वो एक पर्टिकुलर मैनेजर, वो सिचुएशन चाहे बिजनेस सिचुएशन हो, चाहे फैमिली सिचुएशन हो, चाहे सोसाइटल सिचुएशन हो, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है एक इंटरपर्सनल रिलेशंस बनते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लगती है और उनके ह्यूमन रिलेशन जो स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं कि बीइंग ए मैनेजर या बीइंग ए फैमिली मेम्बर, बीइंग ए सोसाइटल पर्सन, आपका क्या रोल रहेगा, आप क्या करेंगे, या इस सिचुएशन पे आप होते तो क्या करते। तो वो चीज़ जो है वो निकलती है और इस तरह से आउटकम निकलते हैं और उनके जो है वो सोल्यूशन निकलता है प्रॉब्लम का। अब एडवांटेज क्या है इसकी कि इससे रियल लाइफ सिचुएशन जो है, जो एक्चुअल फिनोमेना है, उसको समझता है स्टूडेंट कि वाकई ये चीज़ है क्या और इसमें क्या होता है। दूसरी एक तो इंटरेक्टिव है और इंटरेस्टिंग है। वो कैसे, क्योंकि ड्रामा में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नाटक हो रहा है, कोई ड्रामा हो रहा है, तो इसलिए वो इंटरेस्टिंग बन जाता है कि देखते हैं अब ये क्या करता है। और एक और बात, इसमें इमीडिएट फीडबैक होता है। जैसे कोई पर्सन गलत मूव करता है तो उसको जो है फीडबैक मिल जाता है, जो चाहे ऑडियंस की तरफ से चाहे ट्रेनर की तरफ से, कि आप यहाँ पे गलत मूव कर रहे हो, आप इस तरह से नहीं, इस तरह से करो। और दूसरा, इससे सोशल स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। पर्सन जो है बहुत कुछ समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इस तरह से। डिसएडवांटेज ये है इसकी कि इसमें अनप्रिडिक्टेबल आउटकम होती है, कि मतलब जो आउटकम है, जो प्रोडक्शन है, या जो एक्चुअली डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो डिफर हो सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट से। दूसरा, रियल लाइफ सिचुएशन जो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल सिचुएशन जनरेट करते हैं तो उसमें आदमी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, बोलता है कोई बात नहीं, नाटक ही तो है, ऐसा मूव नहीं करेंगे, दूसरा कोई मूव कर लेंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में जब भी आदमी को डिसीजन लेता होना होता है, उसमें वो 100% इन्वॉल्व होता है कि आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपन, पता नहीं व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ के डिसीजन, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहती है इंडिविजुअल की। लेकिन जब बात आती है रोल प्ले की, तो उसमें वो उसको एक माइंड सेट ये रहता है कि कोई बात नहीं, ड्रामा ही तो है, अगर गलत भी हो गया या ऐसा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। इसलिए जो है वो रिजल्ट जो है वो डिफर करते हैं, वेरी करते हैं। बात करें नेक्स्ट मेथड की, दैट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है? इसमें जो है वो कुछ कंडीशन, आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है एक्चुअल सिचुएशन की तरह। कि मान लीजिए कि भविष्य में जो है इस बिल्डिंग में आग लग जाए तो आप क्या करोगे। तो ये माइंड में माना जाता है कि मान लिया आग लग गई है, तो जो फायर ब्रिगेड वाले लोग हैं वो ड्रिल करने लग जाते हैं, या जो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको जो है अप्लाई करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो एक्चुअल सिचुएशन को हम हाइपोथेसाइज करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा या हो रहा है, उसके हिसाब से वर्कआउट करने लग जाते हैं। तो दैट इज सिमुलेशन, जब हम आर्टिफिशियल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और उनके हिसाब से काम करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है इसकी, कि एक तो ये लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। कैसे? क्योंकि अगर आपने ड्रिल की होगी, उसकी आपको प्रैक्टिस होगी, तो आपको वो जेन्युइन मतलब नॉर्मल सी चीज़ें लगेगी, आपको लगेगा कि ऐसा तो मैं बार बार करता हूँ या मुझे इसका एक्सपीरियंस है, और आप उस सिचुएशन को इजीली टैकल कर पाएंगे जब वो अक्कर होगी। दूसरी बात, इससे सेफ्टी एस्पेक्ट्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कैसे? कि मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और उस ऑन द स्पॉट जो है वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये ध्यान आएगा कि वाकई यार अगर एक्चुअली सिचुएशन हो जाती और ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता तो हो सकता है पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। तो आप सिचुएशन के हिसाब से जो ऑपरेटर्स है, जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको चेंज कर देंगे उसी टाइम पे। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है मशीनरी और इक्विपमेंट में। जो भी आप चीज़ें यूज करेंगे वो उसमें पैसा खर्च होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो आप हाइपोथेसाइज्ड सिचुएशन में भी चाहे यूज कर रहे हो लेकिन आप यूज करेंगे। इसमें नेक्स्ट मेथड आता है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड लगभग जो है वो लेक्चर मेथड की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ छोटा रहता है। लेक्चर मेथड में तो इन्वॉल्वमेंट लार्ज पॉपुलेशन की होती है, इसमें स्मॉल पॉपुलेशन होती है, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, किसी को इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए, ठीक है, या कोई पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए काउंसलिंग की जाती है, ठीक है, उसको बताया जाता है थोड़ा सा लेक्चर दे करके कि आपको इस तरह से इस चीज़ को टैकल करना है। तो इसको ट्यूटोरियल मेथड बोलेंगे हम, जिसमें ट्यूटर जो है अपने स्टूडेंट को या अपने जो क्लाइंट है उसको जो है सिखाता है कुछ चीज़। इसके एडवांटेज ये है कि बहुत इसमें फोकस्ड अटेंशन होती है कि किस तरह से काम को सॉल्व करना है, वो पर्सन फोकस्ड होता है जो सुनने वाला होता है। दूसरा, जनरेशन ऑफ मोर आइडियाज, इसमें सिचुएशन के हिसाब से आइडिया जनरेट होते हैं कि इसमें ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, या थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है। और दूसरा, टीचिंग लर्निंग में जो है बेटर कंट्रोल होता है पेस के ऊपर कि कितनी स्पीड रखनी है, किसी हिसाब से जो है स्टूडेंट को जो है वो एक्सपोजर देना है, कितना स्पीड अप करने हैं चीज़ों को, कितनी जल्दी कैचअप है इसका। लेकिन डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, ठीक है, समझने में लगता है क्लाइंट को और स्टूडेंट्स को। दूसरा, एक सुइटेबल पेस इसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपका एक स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा कैचअप हो, उसका दूसरे का कम हो। तो इसमें सुइटेबल पेस आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इसी टोन में पढ़ाऊंगा और इसी लेवल से पढ़ाऊंगा, उसमें बीच बीच में आपको चेंज करना पड़ सकता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड का मतलब है कि डेमोस्ट्रेशन, जैसा कि वर्ड्स डेमो का मतलब है कि कोई सिचुएशन है उसको आप फिजिकली करके बता रहे हो, परफॉर्म करके बता रहे हो, लाइव कर रहे हो। इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों तरह का लाइव परफॉर्मेंस होती है। तो इसमें कोई आइडियाज़ है, कोई फैक्ट्स हैं, कोई प्रोसेस है, कोई भी चीज़ अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको आप ऑडियो वीडियो जो है, यानी कि लाइव टेलीकास्ट जिस चीज़ का होता है, आप लाइव करके बताते हो, परफॉर्म करके बताते हो। जैसे मान लीजिए बंदूक है, हम बोलते हैं कि बंदूक में ऐसे गोली डाली है, ट्रिगर दबाया, गोली चल पड़ी। लेकिन जब आप एक्चुअली बंदूक को पकड़ के गोली चला करके, गोली डाल करके चला करके बताते हो, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों तरह की एक्सप्लेनेशन जो है वो होती है। एडवांटेज क्या है इसकी, कि एक एक्सप्लेन करने के लिए एक इफेक्टिव मेथड है बहुत। जब आप एक्सप्लेन करेंगे ऑडियो वीडियो दोनों की हेल्प से, तो जो है लोग ज़्यादा सीखते हैं इससे। दूसरा, फिजिकल पार्टिसिपेशन इसमें होती है कि आप खुद से करके दिखाते हो, तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा कि वाकई इस पर्सन ने पहले ये काम किया, फिर ये काम किया। अगर आप थ्योरी बताओगे तो उतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि फ्यू पार्टिसिपेंट्स कैन पार्टिसिपेट। इसमें अगर आप बोलें कि सारे के सारे हर एक स्टूडेंट को जो है पार्टिसिपेट करना है इसमें, तो वो इम्पॉसिबल एट ए टाइम। आपको कुछ ही लोगों, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग इसमें थोड़ा सा रहता है, तो कुछ ही लोग इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। बाकियों के लिए फिर वो बाद में आप उसके लिए दोबारा से डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइज।
तो ये था जी आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें मुझे फीडबैक के बतौर पे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आपकी कोई क्वायरी होती है मुझे मेल कर सकते हैं SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट या कॉमर्स की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए नोट्स की, आप मुझे कभी भी इंटीमेट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।